Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I thank the organizers for organizing this awareness session और जिसको समझने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया कि वी हैव स्टार्टेड मूवमेंट और स्टार्टेड एक कैंपेन हमने स्टार्ट किया पिटिशन साइन करने का और ऑब्जेक्शंस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को पहुंचाने का, या फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने हमारे ऑब्जेक्शंस रखने के लिए। इससे पहले ब्लाइंडली साइन करने से पहले हमको चाहिए था कि हम इस सारे अमेंडमेंट को समझते। तो इसी प्लेटफॉर्म से विल ट्राई टू डू दैट टुडे, वो हम करना चाहेंगे। एंड आई विल बी, आप सबकी तमाम की परमिशन से आई विल ट्राई टू बी बाइलिंगुअल, दो लैंग्वेजेस में मैं बात करने की कोशिश करूंगी। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज आप लोग मुझे एक्सक्यूज कर दीजिएगा। तो जैसे हम सब तमाम जानते हैं कि जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो है 8 अगस्त को इंट्रोड्यूस की गई थी, बहुत ही कम टाइम में। एंड अचानक ही गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ऐसी लाई, और अचानक ही गवर्नमेंट को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि जो वक्फ एक्ट है उसको पूरी तरीके से अमेंड कर देना चाहिए। और जो रीजंस वो दे रहे हैं पब्लिक डोमेन में, जो गवर्नमेंट ने रीजन दिया है इस अमेंडमेंट को लाने के लिए, वो ये है कि पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल की जो पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है इन वक्फ प्रॉपर्टीज को, इसकी वजह से ये अमेंडमेंट ला रहे हैं। हालांकि ये रीजन बहुत ही वेग है, इसकी कोई क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती। और उसके बाद जब इसको पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत की गई ऑपोजिशन से और मुस्लिम, ऑफ कोर्स मुस्लिम एमपीज के थ्रू, तो फिर इस बिल को जो है उन्होंने जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रख दिया, और टू कॉल फॉर ऑब्जेक्शंस थ्रू आउट द नेशन। अब ये जो ऑब्जेक्शंस इन्होंने मांगे हैं, इसमें फिर अगर हम देखें तो थोड़ा सा लैक्यूने हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कम टाइम दिया है। इन्हें 15 दिन में इन लोगों ने जो अमेंडमेंट लाया है वो 42 सेक्शंस वक्फ एक्ट के 42 प्रोविजंस में इन्होंने तब्दीली लाने के लिए प्रपोज किया है, यानी अमेंडमेंट लाने के लिए इन्होंने प्रपोज किया है। और ये चाहते हैं कि 15 दिन में यानी सारे लोग, इस मुल्क के तमाम लोग अपनी ओपिनियन, अपनी राय रखें। तो ये सब कुछ, ये अगर हम गौर करें तो इतनी जल्दबाजी में ये सब कुछ हो रहा है, तो इससे लगता है कि इन्होंने बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश की है, और ये लोग नताइज के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हैं या प्री मेडिटेटेड हैं। हालांकि इनको चाहिए था कि हर स्टेट में स्टेट के हेडक्वार्टर्स जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जाती, और वहां पर जो अफेक्टेड हैं इस वक्फ एंड अमेंडमेंट से, जो अफेक्ट होंगे, चाहे वो बेनिफिशियरीज हों, वक्फ एक्ट के जो बेनिफिशियरीज हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनसे वो ओपिनियन मांगते। लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया कि थ्रू आउट द नेशन इन्होंने मांगा जो स्टेक होल्डर्स नहीं भी हैं, यानी नॉन मुस्लिम्स भी अब उसमें अपनी ओपिनियन और राय देंगे। ये और जो एक्सपर्टीज रखते हैं वेब ट्रोलिंग में, तो इससे बहुत लगता है कि ये सारा, ये जो एक पूरी एक्सरसाइज है, ये बुलडोज हो जाएगी। दूसरी अहम चीज गौर करने की ये है कि ये इतनी हैरत की बात है कि अगर ये ऑब्जेक्शंस मांग रहे हैं, तो ये अपने अमेंडमेंट को अनरीजनेबल होने के लिए burden ऑफ प्रूफ वो अनरीजनेबल है। जो वक्फ का सारा अमेंडमेंट एक अनरीजनेबल जो हमको लग रहा है, जिसकी जरूरत ही नहीं है और जो सेंसलेस लगता है, ये क्यों अनरीजनेबल है, ये सवाल हमसे किया। जबकि चाहिए तो ये था कि गवर्नमेंट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गवर्नमेंट को ये पूछती कि आपके अमेंडमेंट लाने का मकसद क्या है, और जो आप अमेंडमेंट्स लाए हैं या जो प्रपोज आप कर रहे हैं, तो उसका वो ऑब्जेक्टिव, वो मकसद हासिल करने में कितना ताल्लुक बनता है। बहरहाल ये एक तरफ एक एक बात है। अब हम आते हैं कि देखिए 42 सेक्शंस इस कम वक्त में डिस्कस करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं उन सीरियस कंसर्न्स पे फोकस करूंगी जो
पूरे एक स्ट्रक्चर को, वक्फ इंस्टीट्यूशंस को खत्म करके रख देता है, और जो हमारी कम्युनिटी के लिए बेहद ही सीरियस कंसर्न्स हैं। तो पहले तो ये समझ लें कि ये जो अमेंडमेंट्स ये लोग ला रहे हैं, जो तब्दीली ये चाहते हैं वक्फ एक्ट में, ये प्राइमा फेसी, यानी बिल्कुल देखने पर लगता है, अगर ये पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि कितना डिस्क्रिमिनेटरी है। ये डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए है क्योंकि 1995 वक्फ एक्ट में जो प्रोविजंस और जो सेक्शंस हैं, वो तमाम प्रोविजंस और सेक्शंस हिंदू एंडोमेंट्स में भी मौजूद हैं। अगर ये प्रोविजंस मुस्लिम्स के लिए या वक्फ के लिए ठीक नहीं, बेहतर नहीं है, तो फिर इनको क्यों नहीं, हुकूमत को ये क्यों नहीं लगता कि हिंदू एंडोमेंट्स में भी ये तब्दीली आनी चाहिए? हिंदू एंडोमेंट्स में भी तो वही सेक्शंस है। तो हुकूमत अगर वाकई अपलिफ्टमेंट चाहती, इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट चाहती, वाकई एफिशिएंसी लाना चाहती, या और गुरबा को, यानी जो बेनिफिशियरीज विक्टिम्स हैं उनको उनके हक के लिए ये तमाम चीजों का ये अमेंडमेंट अगर लाती, तो फिर इसी तरीके की अमेंडमेंट एंडोमेंट्स में भी आना चाहिए था। वो नहीं लाए। जो यहाँ पर वो तब्दील कर रहे हैं अमेंडमेंट के जरिए, उन्होंने वही चीजें वहां एंडोमेंट्स में नहीं तब्दील की, ना ही कोई अमेंडमेंट लाया। इसलिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरी चीज ये है कि आप देखें कि ये बड़ी बदनीयती का भी जो है इस इजहार होता है, क्योंकि अगर अगर केयरफुली अब आगे हम सुनेंगे, आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगी कि अगर जिस तरीके के अमेंडमेंट्स ये लाए हैं उससे बहुत रास्ता, मतलब वो सारे अमेंडमेंट्स को अगर गौर किया जाए तो ये पता चलता है कि किस तरह से तमाम वक्फ इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना आसान हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट किस तरह से उन तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर सकती है, और किस तरीके से जो है गवर्नमेंट का कब्जा इन तमाम औकाफ पर हो जाएगा। इसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी ये जो है बहुत ही, यानी हमारी जो है हिंदुस्तान में एक फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, इसको भी बहुत ही ज्यादा इन्होंने ठेस पहुंचाई, क्योंकि पूरी तरीके से ऑलमोस्ट इन अमेंडमेंट्स ने स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी तरीके से इस वक्फ मैनेजमेंट से एक्सक्लूड कर दिया, इनको बाहर निकाल दिया। तो अब मैं आपके सामने चंद अहम अमेंडमेंट्स को डिस्कस करूंगी, जो हमारे लिए बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं, हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न की बात है, और हमको इस पर गौर करना होगा, और इस पर हमको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट भी करना होगा। तो शुरुआत तो इसके नाम से ही होती है। देखिए, वक्फ वक्फ एक्ट को ये अमेंड करना चाहते हैं, और एक नया नाम वो देना चाहते हैं, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। लेकिन ये अमेंडमेंट्स ना ही वक्फ मैनेजमेंट को यूनिफाई करते हैं, ना ही वक्फ बोर्ड को एम्पावर करते हैं, ना ही वक्फ बोर्ड के काम में, फंक्शनिंग में कोई एफिशिएंसी लाते हैं, और ना ही कोई वक्फ इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि अब अकॉर्डिंग टू द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, आगा खानी वक्फ अलग, गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो आगा खानी वक्फ बोर्ड अलग से क्रिएट करेगी, और बोहरा वक्फ बोर्ड अलग से क्रिएट करेगी। ऑलरेडी जैसे हम सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड दो हैं, एक शिया वक्फ बोर्ड है और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है। देयर इज ऑलरेडी अ डिवीजन बिटवीन टू मसलक्स, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड इज रेगुलेटेड बाय सुन्नी मसलक, दैट इज रिलीजियस एडिक्ट्स ऑफ सुन्नी वक्फ, और उसी तरीके से शिया इज बीन गवर्न्ड बाय शिया मसलक। नाउ, ये जो बोहरा और आगा खानी जो कम्युनिटी है, इनकी औकाफ जो है शिया मसलक के थ्रू, शिया रिलीजियस एडिक्ट्स के थ्रू ऑलरेडी गवर्न हो रही है। तो मजीद इसको और मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या हो सकता है गवर्नमेंट का? ये जाहिर सी बात है कि ये हमारी कम्युनिटी में और भी डिविजन्स पैदा करना चाहते हैं। ये बहुत एविडेंट है, अगर ये प्रपोजल इस अमेंडमेंट में ये कहते हैं कि हम एक और आगा खानी और बोहरा वक्फ बोर्ड क्रिएट करेंगे, जबकि वो शिया वक्फ बोर्ड के अंदर गवर्न होता है ऑलरेडी। तो इट इज नथिंग बट डिवाइडिंग द कम्युनिटी, कम्युनिटी को डिवाइड करने की एक साजिश लगती है। दूसरी चीज आप देखें, रोल ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर को बहुत अहम किरदार दे दिया गया है।
हेलो। हेलो। जी जी, आपकी आवाज हेलो। आ रही है। जी। ओके, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि दूसरा जो कंसर्न है ये कि कलेक्टर को यानी इन एग्जॉर्बिटेंटली बहुत ज्यादा पावर्स दे दिए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट बहुत ज्यादा उसको कलेक्टर की ऑफिस को बहुत ज्यादा पावर्स देने का प्रपोजल रखा गया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो अमेंडमेंट है, ये प्रपोजल है, बिल ये कहता है कि कलेक्टर अगर चाहे तो कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी गजेट में एक वक्फ प्रॉपर्टी की तरह नोटिफाई कर दी गई सेटल वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का अगर कोई क्लेम आता है, उसी प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट अगर क्लेम करती है कि नहीं ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो फिर कलेक्टर को ये इख्तियार है कि वो इस क्लेम को जो है, इस क्लेम की इंक्वायरी करे। और कलेक्टर ये भी कर सकते हैं, वो डिसाइड करेंगे प्रॉपर्टी का टाइटल कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। और ये भी कि जब तक ये प्रॉपर्टी का टाइटल डिसाइड नहीं होता और ये क्लैरिटी नहीं आती, तब तक इस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट की जाएगी। अब गवर्नमेंट के बिहाफ पर आप देखिए कौन क्लेम करेगा। ऑफ कोर्स कलेक्टर ही वो एग्जीक्यूटिव होता है जो कोई भी गवर्नमेंट का क्लेम रखता है। तो यहाँ पर उन्होंने कलेक्टर को ही ये पावर दिया कि वो इंक्वायरी करे, वो ही टाइटल को डिसाइड करे, और वो ही डिसीजन ले, और वो ही डिक्लेयर करे कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या वक्फ प्रॉपर्टी है। हालांकि ये प्रॉपर्टी गजट में नोटिफाई भी हो जाए, और सेटल वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर होने के बावजूद किसी भी प्रॉपर्टी पर उंगली रखकर जो है इस तरह की क्लेम को सेटिस्फाई किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि कलेक्टर को सर्वे कमिश्नर के पावर्स भी दिए गए, और जितने सारे पेंडिंग सर्वेज हैं वो कलेक्टर ही करने करने के लिए कलेक्टर को इख्तियारात दिए गए। जहां कलेक्टर अपना रूटीन काम ही पूरा नहीं कर पाते, ही इज ऑलरेडी ओवरबर्डन, ये और थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी इन पर सर्वे की जिम्मेदारी भी डाल दी गवर्नमेंट ने। इसके अलावा आप देखिएगा, ये भी ये बिल ये भी कहता है कि कोई भी अगर अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहे, तो वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन वक्फ की तरह रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो एक एप्लीकेशन बोर्ड को दे, और बोर्ड जो है वो एप्लीकेशन कलेक्टर को फॉरवर्ड करे। और इसकी अप्रूवल कि ये वक्फ को इस प्रॉपर्टी को हम वक्फ एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये डिसीजन लेने का इख्तियार भी कलेक्टर को दे रखा। तो यानी बेसिकली जो एप्लीकेशन कोई दे कि हम अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहते हैं, तो ये इख्तियार अप्रूवल इसको अप्रूव करने के इख्तियारात कलेक्टर को दे दिए गए। इसके अलावा देखिए, अगर लेकिन यही अगर आप हिंदू एंडोमेंट्स में देख लें तो वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर जो है ये एंडोमेंट्स प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर सकते हैं ऑब्जेक्शंस लेने के बाद। लेकिन और वहां पर कलेक्टर का कोई रोल नहीं है। तो कितना डिस्क्रिमिनेटरी है और कितना ड्रैकोनियन पावर्स इन्होंने कलेक्टर को दिए, ये गौर करना होगा। इसके साथ साथ इन्होंने इस बिल के थ्रू ये भी प्रपोज किया गया है कि अगर कोई मुतवली कलेक्टर के डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं करेगा, तो फिर उसको पनिशमेंट होगी, और पनिशमेंट इम्प्रिजॉनमेंट होगी 6 मंथ्स, 6 महीने की इनको जो है इम्प्रिजॉनमेंट दी जाएगी, और फाइन उन पर इम्पोज किया जाएगा 20,000 रुपए, या कम से कम 20,000 रुपए या 1 लाख रुपए कलेक्टर की न मानने पर। तो ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई ब्रिटिश एम्पायर के दौर में जारी किया हुआ फरमान हो। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही डिस्प्यूटिंग और बहुत ही यानी ड्रैकोनियन पावर्स, यानी बहुत ज्यादा पावर्स एक शख्स के हाथों इतने ज्यादा पावर्स जब दे देंगे, तो देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी कि इस पावर को मिसयूज किया जाए। और ऑफ कोर्स कलेक्टर सीधे सीधे ही इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय बाय द गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट को ही फॉलो करेंगे और जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। इसके अलावा और ये भी है कि यूजुअली देखिए कि
कोई भी क्लेम यानी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या वक्फ प्रॉपर्टी है, इस क्लेम को डिसाइड करने के लिए या ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए द टाइम वाज गिवन 1 ईयर। अब इसको एक्सटेंड करके 1 साल से 2 साल कर दिया गया, सो दैट इट्स ओपनिंग एक डोर ओपन हो जाता है बहुत सारे लिटिगेशंस और बहुत सारे क्लेम्स के लिए। इसके अलावा अगर देखिए एक सेटल लॉ ये है कि नोबडी कैन बी अ जज ऑफ हिज ओन कॉज, और कलेक्टर अगर क्लेम कर रहे हैं कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वक्फ लैंड नहीं बल्कि गवर्नमेंट लैंड है, तो ये कैसे मुमकिन है एक सेटल लॉ होने के बावजूद कि कलेक्टर ही डिसाइड करे कि ये गवर्नमेंट लैंड है ना कि वक्फ लैंड है, और क्लेम भी उनका और जज भी वही बना दिए गए। तो दीज आर, और फिर मुतवल्ली को पनिश करना, अगर वो कलेक्टर के इंस्ट्रक्शंस नहीं माने या ना सुने तो इतनी बड़ी इम्प्रिजॉनमेंट भी लगाया और फाइन भी लगाया। दिस इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा लेकिन लेकिन जहां तक अगर वही कलेक्टर का रोल और पावर्स अगर हम हिंदू एंडोमेंट्स देखेंगे तो बहुत लिमिटेड है। वहां पर कलेक्टर हिंदू एंडोमेंट्स में सिर्फ जो है रेवेन्यू रिकवरी के काम के लिए ही है, काम की हद तक ही उनके पावर्स महदूद हैं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे पावर्स बेजा दे दिए गए। इसके अलावा एक दूसरे निकात पर, दूसरे प्रपोजल पर मैं आती हूँ। वक्फ ये जो बिल है ये एक प्रपोजल रखता है कि इस वक्फ बोर्ड में सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो या फिर वक्फ स्टेट वक्फ बोर्ड हो, मैंडेटरीली दो हिंदू मेंबर्स इस बोर्ड के मेंबर्स होंगे, मैंडेटरीली। कंपल्सरीली इंडक्शन ऑफ 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स, ये तो एक पहला कदम है। देखिए ये अमेंडमेंट का बिल ये कहता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड को इस तरह से चेंज कर दिया जाएगा इसके 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 कॉन्स्टिट्यूशन को कि ज्यादा से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स को इसमें जगह दे दी जाए, जबकि पुराना एक्ट ये कहता है कि जो एक्ट एक्चुअली अभी जो एक्टिव है उस 1995 एक्ट के तहत जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होंगे, जो सीईओ होंगे, चेयरमैन होंगे, जो भी होंगे, वो तमाम कंपल्सरीली मुस्लिम्स होंगे। और यही चीज एंडोमेंट्स में भी है कि हिंदू एंडोमेंट्स में ये कि वो कंपल्सरीली हिंदू ही होंगे। तो फिर यहाँ पर इन्होंने ये कोशिश की इस कॉम्पोजिशन में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लिए 22 मेंबर्स इन लोगों ने फिक्स किए हैं। 22 में से 2 जो हैं होंगे कंपल्सरीली नॉन मुस्लिम्स होंगे, 10 मुस्लिम होंगे, और बाकी की 10 का उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि वो मुस्लिम्स भी हो सकते हैं तो नॉन मुस्लिम्स भी। इसी तरीके से स्टेट वक्फ बोर्ड पर अगर आप निगाह डालें तो यहाँ पर 12 मेंबर्स की बात हो रही है, 11 मेंबर्स की बात हो रही है, जहां पर 4 मेंबर्स सिर्फ मुस्लिम होंगे और 2 मेंबर्स कंपल्सरीली जो है वो लोग नॉन मुस्लिम्स होंगे, और बाकी 5 जो होंगे इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। तो देखिए कितनी चालाकी से यानी किस तरह से एकोमोडेट इस सारी बॉडी को कर दिया गया कि वहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली ही नॉन मुस्लिम्स इंटरफियर करने लगे, और वक्त की मैनेजमेंट के लिए वहां उस बोर्ड पर नॉन मुस्लिम्स बैठेंगे। और ये भी कि ये जो बोर्ड होगा ये अपॉइंटेड होगा, ये जितने मेंबर्स होंगे ये इलेक्टेड नहीं होंगे बल्कि अपॉइंटेड होंगे। ये खुद एक एनार्की है। देखिए डेमोक्रेसी का एक ट्रेंड ये होता है कि नॉमिनेशन से रूल ये है कि नॉमिनेशन से लोग इलेक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं, लेकिन इन्होंने इलेक्शन से इस सारे सिस्टम को, इस प्रोसीजर को इलेक्शन से नॉमिनेशन की तरफ धकेला थ्रू दिस अमेंडमेंट, सो दैट वो अपने फॉलोअर्स को, गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने हेंचमैन को वहां पर बैठाए, सो दैट वो बस यानी इतनी उनको सहूलत हो जाए कि जो गवर्नमेंट कहे और जो गवर्नमेंट की मनमानियां हो वहां हो पाए। तो दिस इज अगेन वेरी एनार्की
अनार्किक एंड अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर डिस्क्रिमिनेटरी भी है, क्योंकि इस तरह के चेंजेस उन्होंने हिंदू एंडोमेंट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और एंडोमेंट बोर्ड में लाने की बात नहीं की। उसी तरीके से सीईओ जो होंगे वक्फ बोर्ड के, वो कहते हैं कि ही नीड नॉट बी अ मुस्लिम, जबकि हिंदू एंडोमेंट के हिसाब से द सीईओ शुड नॉट ओनली बी नॉन सॉरी हिंदू, बट ऑल्सो बी अ डिवोट हिंदू। और यहाँ पे वो प्रपोजल ये रखते हैं कि ये ओनली मुस्लिम होने की जरूरत नहीं है, सीईओ जो है एक नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। और सीईओ जो है, सीईओ को अपॉइंट करने का इख्तियार अब वक्फ बोर्ड को नहीं होगा, यानी सीईओ को अपॉइंट करने के लिए वक्फ बोर्ड की कंसल्टेशन की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली गवर्नमेंट सीईओ को अपॉइंट करेगी। और इन्होंने डिप्यूटी सेक्रेटरी के रैंक से सीईओ का रैंक जॉइंट सेक्रेटरी तक कर दिया है। जहां मुस्लिम कम्युनिटी में एक मुस्लिम डेप्यूटी सेक्रेटरी ही मिलना जो बहुत मुश्किल था, अब इन्होंने इसके रैंक को डेप्यूटी सेक्रेटरी से जो है इवेंचुअली इन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी तक रेस कर दिया। ये एक आसान रास्ता हो जाएगा, जहां पर नॉन मुस्लिम सीईओ अपॉइंट करना भी आसान हो जाएगा जिसके जरिए से, क्योंकि इन्होंने जो रैंक रेस किया है from deputy secretary to joint secretary, it is making a way or paving the way to appoint any non-Muslim as CEO, जो कि हिंदू एंडोमेंट्स में बिल्कुल नहीं है ऐसा। वहां पे बहुत क्लैरिटी से लिखा गया है कि जो सीईओ होंगे वो जो है कोई डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जो भी रैंक के हों, या रीजनल जॉइंट कमिश्नर हों, लेकिन वो हो हिंदू और वो डिवोट हिंदू हो। उसी तरह से मेंबर्स का भी। तो देखिए किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ये ला रहे हैं, और किस तरह से अपने हेंचमैन को वहां पर बैठाना चाहते हैं, किस तरह से औकाफ पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट कब्जा करना चाहती है। और उसके बाद इन्होंने ओरल वक्फ को बिल्कुल खत्म कर दिया, और डिलीट कर दिया कि अब कोई ओरल वक्फ नहीं होगा, ना वक्फ बाय यूजर होगा, ना ओरल अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्ली होगा। ये सारा जो है, देखिए, हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, लेकिन बट स्टिल इट हैज अ प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर और ये जो ओरल वक्फ को खत्म करने की बात इन्होंने कही, और ओरल अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्लिस को भी हटा देंगे, तो इन्होंने क्या, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को देखा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तो बिल्कुल खिलाफ होगा। तो एक जहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि एक मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को ओरली गिफ्ट कर सकता है, और एक मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, दोनों भी जो है अपना विल ओरली एक अपनी वसीयत बना सकते हैं। ये प्रोविजंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक स्पेशल एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट में होने के बावजूद ये वक्फ अमेंड के जरिए इसको खत्म करना चाहते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज का क्या होगा जो ओरली वक्फ कर दी गई थी, जिसके डॉक्यूमेंट्स आज मौजूद नहीं हैं? तो क्या इन तमाम प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या क्या इन औकाफ की वक्फ अमेंडमेंट्स, सॉरी, वक्फ को जो है ये तमाम वक्फ इंस्टीट्यूशंस को विल दे डिमोलिश इट? तो जी जी जी। वो वक्फ क्या होंगे, ये बात सोचने की है कि वक्फ बाय यूजर को भी खत्म कर दिया। वक्फ बाय यूजर एक ऐसी अहम चीज है, ये बहुत सीरियस कंसर्न की बात है, क्योंकि फ्रॉम टाइम इमेमोरियल जो मॉन्यूमेंट्स, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस, या जो औकाफ की जायदादें बाय यूसेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वक्फ या एंशिएंट प्रॉपर्टीज जो हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, अब उनका क्या होगा? क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं, तो क्या गवर्नमेंट इन तमाम औकाफ की जायदादों को डिमोलिश कर देगी? और वो लोग जो डेथ बेड पर होते हैं, यानी और उन जिसके पास एक डीड बनाने का वक्त नहीं होता, कोई स्क्राइब करीब नहीं, और वो ओरली किसी को मुतवली डिक्लेयर करते हैं, क्या वो एक वन गो में वो तमाम मुतवलियों को खत्म कर देंगे, और किसी, मतलब वो तमाम प्रॉपर्टीज का जो ओरली वक्त कर दी गई उनका क्या? जबकि ऐसा कोई प्रोविजन एंडोमेंट्स में नहीं है, एंड दे आर ट्राइंग टू मिसगाइड द अदर कम्युनिटी ऑल्सो। इसके अलावा जो वक्फ ट्रिब्यूनल है,
इसके जजमेंट को, इसकी फाइनलिटी को इन्होंने इस प्रपोजल के थ्रू खत्म कर दिया है। तो अगर ये फाइनलिटी को खत्म करता है और कोई भी क्लेम्स जो डिस्प्यूट्स हैं, वक्फ रिलेटेड डिस्प्यूट्स, अगर ट्रिब्यूनल इसको खत्म ना कर दे, इसकी ट्रिब्यूनल के डिसीजंस को फाइनलिटी नहीं देंगे, तो फिर इस तरीके से तो मतलब जो डिस्प्यूट्स हैं वक्फ प्रॉपर्टीज को लेके, ये तो इनडेफिनिट टाइम के लिए कंटिन्यू होते रहेंगे। तो इन्होंने फिर एक दरवाजा खोल दिया जहां बहुत सारे, यानी सफिशिएंट कॉज कहकर, कोई भी सफिशिएंट कॉज बताते हुए 2 साल के वक्त के बावजूद फिर वो एक क्लेम अपना लेकर आ जाए कोर्ट के सामने। तो और साथ में इन लोगों ने जो है ये भी कहा है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मिसगाइड। ये कहते हैं कि लिमिटेशन एक्ट को जो है इन्होंने ये प्रोटेक्शन फ्रॉम लिमिटेशन एक्ट, देखिए हम जानते हैं कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तो 12 साल उसका वक्त है क्लेम करने के लिए, एंड दैट इफ दैट इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इट कैन बी क्लेम्ड बाय विद इन 30 years एंड सो। लेकिन औकाफ की प्रॉपर्टी, व्हेन वक्फ प्रॉपर्टी इज नोटिफाइड इन द गेजेट, only 1 year was given to challenge it। अब ये जो प्रोटेक्शन दी गई थी वक्त की प्रॉपर्टीज को, ये लोग इसको डिलीट करते हैं। और ये मिसकंसेप्शन भी लोगों के जहन में इन्होंने ये क्रिएट किया कि हिंदू एंडोमेंट्स को की जो प्रॉपर्टीज है इनको लिमिटेशन एक्ट की कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं, जबकि ये सरासर झूठ है। हिंदू एंडोमेंट्स एक्ट, सेंट्रल एक्ट 36 ऑफ 1963 के तहत हिंदू एंडोमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको भी जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम लिमिटेशन एक्ट हासिल है। यानी जो ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई कर दी जाए, सेटल होके हिंदू एंडोमेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, फिर उसको मजीद लिमिटेशन एक्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सो एक पूरा मिसकंसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि 5 साल के अंदर, सॉरी, कोई नॉन मुस्लिम जो है प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता। ये कैसी बात हो गई है? अगर कोई प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहे तो दे हैव मेड इट मैंडेटरी कि वो 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस करता हो, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, तभी जाकर वो जो है अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं? और ये भी एक बायस और एक एंटी मुस्लिम, ओपनली लगता है कि ये पूरा एक एंटी मुस्लिम सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं। और साथ में देखें, जैसे मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लीटली इसके एडमिनिस्ट्रेशन से दूर कर दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इवन जो रिपोर्ट्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जो डेटा जो है रेप्लिकेट करना है औकाफ की प्रॉपर्टीज का, तो वो सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, काम जो रूटीन वर्क है, वो भी उन्होंने अपने कंट्रोल में, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अगर आप एक्ट देखें तो जगह जगह पर, कई जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन किया, और स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लीटली एक्सक्लूड करके रख दिया, विच इज नॉट फाउंड। अगर हिंदू एंडोमेंट में देखें तो एक जगह पर भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र नहीं आता। तो ये कुछ अहम सीरियस कंसर्न्स थे। और मुझे लगता है कि पर्सनली ये लगता है कि ये अमेंडमेंट्स एक पूरी साजिश है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है क्लेम्स करना वो औकाफ की उन जायदादों को जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं, जो एंशियंट इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, उन पर कब्जा कर लें। तो ये सारा एक पूरा सीरियस एक प्लान बनाया गया, बहुत सोची समझी और कैलकुलेटेड जो है ये पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई टू कंट्रोल द वक्फ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द नॉन मुस्लिम्स, एंड हमको पूरा डिनाई कर देना, हमारी सारी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर देना, और फिर वक्फ बोर्ड पर जो है एक एक फ्यूनरल, एक जनाजा की नमाज पढ़ने जैसा, मतलब उन्होंने पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया, एंड दे हैव टेकन एवरीथिंग अंडर देयर कंट्रोल। और मुझे लगता है कि वी हैव टू रिटेलिएट, क्योंकि अगर हम पास में अगर कोई छोटी सी प्लेस, हमारी वॉकिंग स्पेस को अगर कोई गाड़ी रॉन्गली हमारे एरिया में पार्क करता है तो वी रिटेलिएट। और इतना बड़ा असासा, आई मीन इतनी बड़ी एसेट्स हमारी, और ये लोग इस तरह से कब्जा कर देंगे और हम चुप बैठे देखते रहेंगे, और ये कह देंगे क्योंकि पुअर बेनिफिट नहीं हो रहा था, एक वेग सा रिप्लाई देंगे तो खामोश हो जाएं। तो फिर इसका सवाल हमें यहाँ भी हमारी पीढ़ियां भी करेंगी हमसे, और आखिरत में तो हम पर सवाल ही होगा। जजाकल्लाह खैर।
Thank you so much for giving me this opportunity, sir.